नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यूनिट्स। ठीक है, तो अब क्या होता है यूनिट्स। ठीक है, यूनिट यानी इकाई। ठीक है, तो एनी क्वांटिटी दैट यू गेट इन अ यूनिट इज बेस्ड ऑन सर्टन एक्सपेरिमेंट और ह्यूमन नीड। क्या मतलब इसका कि 1 किलो के अंदर जो वजन आ रहा है यानी 1000 ग्राम, वो या तो साइंटिफिकली बना है और या तो आदमी ने अपनी जरूरत से बना लिया है डे टू डे लाइफ को इजी करने के लिए। तो आप लोग अगर देखो गांव के साइड में जाओ तो वहां पर बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है। ठीक है, और बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि बार्टर सिस्टम में मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, आपके पास चावल ज्यादा है, मेरे पास गेहूं ज्यादा है, तो एक्सचेंज कर दिया और दोनों के पास गेहूं चावल आ गए। ठीक है, अब वहां पे जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज उन लोगों ने ही बनाया। ठीक है, वो उनके बनाए हुए हैं और वो उन लोगों ने अपनी नीड के हिसाब से बना लिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यूनिट विच इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन नीड। आदमी ने अपनी जरूरत से बना लिया। एक्चुअली दूसरा भी आदमी की जरूरत से ही बना है, पर इट हैज लॉट ऑफ प्रोसीजर। उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। जब साइंटिफिकली आप कोई चीज को यूनिट मानते हो तो उसके मानने के पीछे बहुत लंबी कहानी होती है, उसके पीछे बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और उसके पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जब तक नहीं है तब तक उन यूनिट्स को हम लोग साइंटिफिक यूनिट्स नहीं मानते। ऐसा साइंस में चलता है कि आपको अगर कोई यूनिट्स को साइंटिफिक मानना है तो साइंटिफिक मानने के लिए उसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास होनी चाहिए। इट शुड हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके पास कुछ चरित्र होना चाहिए एंड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज फीचर्स विल डिसाइड वेदर दैट यूनिट इज गुड यूनिट इन आईज ऑफ साइंस और नॉट। साइंस के हिसाब से कोई यूनिट जो है वो एक अच्छा यूनिट है या नहीं है, ये आप तभी डिसाइड होगा जब आपके पास में क्या केस है कि उसको कुछ उसके पास फीचर्स होने चाहिए। अगर उसके पास वो फीचर्स नहीं है तो उसको हम लोग अच्छा यूनिट नहीं मानेंगे या फिर उसको हम साइंटिफिक यूनिट नहीं मानेंगे। वो यूनिट है पर साइंस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट होता क्या है और चलो पहले डेफिनेशन देखते। तो यूनिट इज व्हाट? यूनिट इज समथिंग व्हिच इज आर्बिट्रली चोजन। आर्बिट्रली, अब स्पेलिंग ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल। आर्बिट्रली यानी अंदाजे से, बिना सोचे समझे, जो ठीक लगा कर लिया। तो स्टार्ट में यूनिट कैसा आया? आर्बिट्रली। इट इज आर्बिट्रली चोजन बट लेटर व्हाट हैपेंड, उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया कुछ एक्सपेरिमेंट्स और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखने के बाद। तो कोई भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है यानी फिजिकल क्वांटिटी यानी वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसका जो यूनिट होगा, उसकी जो इकाई होगी, वो स्टार्ट में आर्बिट्रली आती है। ठीक है, उसके पीछे कोई लॉ नहीं होता। वो हम अगर साइंस में भी कर रहे हैं तो हमारे लिए जो सुटेबल है उसको ले लेंगे और ले लेने के बाद में उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देके यूनिट बना देंगे। तो यूनिट इज आर्बिट्रली चोजन। स्टार्ट में हम अपनी जरूरत के हिसाब से जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए या हमको कोई चीज प्रूव करना है उसके लिए जो कन्वीनियंट होगा, उस कन्वीनियंस के हिसाब से हम कोई भी क्वांटिटी को ले लेते हैं और लेने के बाद में उसको हम उसका यूनिट बना देते हैं। अगर उससे काम सक्सेसफुली हो गया तो ठीक है। तो यूनिट कैसे हुआ? यूनिट इज आर्बिट्रली चोजन यानी अंदाजे से ले लिया बाद में, यानी 1 किलो के अंदर जितना वजन आ रहा है वो कैसे आ गया? आर्बिट्रली। ठीक है, आर्बिट्रली चोजन, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड यूनिट। वो क्या हो जाता है बाद में? स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो यूनिट इज आर्बिट्रली चोजन, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो पूरा डेफिनेशन में एक बार धीरे से बोलता हूँ। पिछले बार भी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी आपका डेफिनेशन फास्ट चला गया, तो जितने डेफिनेशन है नोट डाउन करने के हिसाब से मैं एक बार रिपीट करूंगा
तो आप वो डेफिनेशंस लिख लीजिए। तो सबसे पहले मेजरमेंट का डेफिनेशन लिखिए। तो मेजरमेंट इज व्हाट? मेजरमेंट इज डिफाइंड एज quantitative description. Measurement is defined as quantitative description of a physical quantity. Measurement is defined as quantitative description of a physical quantity, comparing it with a standard reference. फिर दूसरा डेफिनेशन था फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज something which can be measured. Physical quantity is defined as something which can be measured and by which laws of science can be explained, and by which laws of science can be explained, and new laws can be derived, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। आप कोई भी एग्जांपल में दो क्वांटिटी आपको लिखनी है, फोर्स, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, एनीथिंग, ठीक है। कोई दो भी लिख दो आप। और फिर उसके बाद में आया था नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड। नॉन फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज समथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड। वो चीजें जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल यू कैन राइट इमोशंस, यू कैन नॉट मेजर इमोशंस। और अभी कोरोना का सीजन चल रहा है तो आप एक और लिख सकते हो इम्यूनिटी को भी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इम्यूनिटी को अगर आप बोलोगे कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट या फिर कोई टेस्ट कराऊं जिससे मेरी इम्यूनिटी मेजर होगी, तो वो नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट आपको लिखना है यूनिट्स का डेफिनेशन, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिट्स? यूनिट इज arbitrarily chosen, internationally recognized. Unit is what? It is arbitrarily chosen, अंदाजे से arbitrarily chosen, internationally recognized, standard reference for measurement of a physical quantity. Definition लिख लो फिर समझाता हूँ। Unit is defined as arbitrarily chosen, internationally recognized, standard reference for measurement of a physical quantity. मतलब क्या है? कोई भी यूनिट क्या होता है, उसके अंदर जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू कैसे आती है? स्टार्ट में आर्बिट्रली आएगी, अंदाजे से, और आने के बाद में उसको क्या करते हैं? उसको स्टैंडर्ड रिकॉग्निशन देंगे। स्टैंडर्ड रिकॉग्निशन देने के बाद में वो हमेशा के लिए यूज होगी। अब ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कुछ उसके पास ऐसा होना चाहिए जो हम आगे पढ़ेंगे, characteristics. On those characteristics, it depends whether a unit is an international recognized unit or not. कोई भी यूनिट, कोई भी इकाई इंटरनेशनल लेवल पर सबके लिए एक्सेप्टेड तब होगी, सब उसको तब मानेंगे जब वो उसके पास में कुछ फीचर्स होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो वो फीचर्स और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर समझ के लेंगे, और वो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम यहाँ पर समझ के ले रहे हैं तो हमारा काम होता है, ठीक है। तो हम उसको
इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट का डेफिनेशन आपने लिखा, अब हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट क्या है? तो सबसे पहला यूनिट आता है, इट शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ठीक है, एज एग्जैक्ट और एज एक्यूरेट, मतलब कोई आपका यूनिट जो है ना वो जितना हो सके उतना एग्जैक्ट उतना एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब क्या कि आपका ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से मेजरमेंट शुरू हुआ, ठीक है, और इस पॉइंट तक आपने मेजरमेंट किया, ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो जितना हो सके उतना एग्जैक्ट उतना एक्यूरेट आपको बताना है। यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, तो जितना हो सके वो उतना एग्जैक्ट उतना एक्यूरेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब आज अगर मैं आपको बोलूं ये एक्यूरेसी का लेवल कितना है समझने के लिए, तो समझने के लिए थोड़ा आपको दिमाग खपाना पड़ेगा, वो इतना सिंपल नहीं होगा। आपको आज मैं 1 मीटर की एक्यूरेसी को जो मापा गया है, वन एटम इधर और 1 एटम उधर नहीं है, इतना एक्यूरेट रखा गया। एटम, हाँ, एटम का साइज, एटम, ठीक है। यानी समझो कि जहां से ए पॉइंट स्टार्ट हुआ है वहां पर एक एटम रखा है। अब एटम कितना छोटा है मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर में। यहां से शुरू हुआ एटम और यहां पर दूसरा एटम, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये अगर मैं यहां पहुंचता हूं, यहां पहुंचने के बाद तो वो इसी एटम यहां से शुरू होके यहां तक और यहां से शुरू होके यहां तक, यही दो एटम के बीच का माप होना चाहिए। एक एटम इधर नहीं, एक एटम उधर नहीं, एटम, ठीक है, एक एटम। और एक एटम कितना छोटा होता है आप सबको 1 मिलीमीटर मालूम है, आपने स्कूल में पढ़ा है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर का 1 करोड़ डिवीजन करने का कितना, 1 मिलीमीटर का के नीचे 7 zeros, 1 मिलीमीटर के नीचे कितना, 7 zeros आना चाहिए। ठीक है, 1 मिलीमीटर के नीचे कितना आना चाहिए, 7 zeros। इतना एग्जैक्ट मेजरमेंट रहेगा, इतना एग्जैक्ट। ये एटम का साइज है। एटम का साइज कितना होता है, 1 मिलीमीटर का, उसको 10 डिविजन्स नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000, 10 लाख एंड करोड़, ठीक है। 1 करोड़ डिवीजन होना चाहिए। 1 करोड़ डिवीजन करेंगे 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का 1 करोड़ डिवीजन करने के बाद में जो एक डिवीजन, एक टुकड़ा निकल के आता है, वो एक एटम का साइज होता है। और आज जो एटम का साइज निकाला हुआ है मेजर करके, वो एक एटम से शुरू होते यहाँ पर दूसरे एटम पर खत्म होता है, इतना एग्जैक्ट है। एक एटम से शुरू होकर दूसरे एटम पे खत्म होता है, यानी जो एटम बोला वही एटम, उसके एक लेफ्ट साइड या राइट साइड वाला एटम भी नहीं चलेगा, ऊपर या नीचे वाला भी नहीं चलेगा, इतना एग्जैक्ट। तो इतना एग्जैक्ट 1 मीटर का डेफिनेशन आज निकाल के बना के रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि बनाना है। तो आपको कोई यूनिट को अगर स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट बनाना है, तो स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एज एक्यूरेट एज कितना, 1 मिलीमीटर का 1 करोड़ डिवीजन करके जो मिलेगा उतना एग्जैक्ट होना चाहिए। तो आपका क्या हो गया, एज एक्यूरेट एज पॉसिबल और एज एग्जैक्ट एज पॉसिबल। ठीक है, ये आज एग्जिस्ट करता है और इसको भी इंप्रूव करते हैं, इसका भी इंप्रूवमेंट चालू है। ठीक है, कि और कितना एग्जैक्ट बना सकते। तो सबसे पहले कोई भी यूनिट को, अच्छा यूनिट हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके पास में जबरदस्त एक्यूरेसी होनी चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, नंबर 1। ठीक है, सो नंबर 2 दैट कम्स इज
शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर का उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी समझो आपका कोई यूनिट है, ठीक है, वो यूनिट में जैसे आपका स्केल है फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जांपल उसको आपके पास स्केल है और वो स्केल यहाँ पर अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है और 20 डिग्री में वो 1 सेंटीमीटर में बराबर 10 मिलीमीटर दिखा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ठीक है, चलो ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। पर यहां से अगर हम लोगों ने टेम्परेचर चेंज किया 20 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे गए, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या दिखाता है कि 1 मीटर में 12 मिलीमीटर हो गया, मतलब टेम्परेचर के साथ में 1 मीटर चेंज हो गया। और अगर उसको हम लोग और नीचे टेम्परेचर में लेके जाते हैं, यानी 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए, तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 1 सेंटीमीटर में वो 6 मिलीमीटर दिखा रहा है, यानी टेम्परेचर के साथ चेंज हो गया। तो ऐसा यूनिट हमको चलेगा क्या? ऐसा यूनिट हमको चलेगा? तो ऐसा यूनिट हमको नहीं चलेगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वो टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए, वो सर्टन होना चाहिए। कुछ भी टेम्परेचर चेंज हो, इस पर फर्क पड़ना नहीं चाहिए। देन इट शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय प्रेशर, ठीक है, हवा का दबाव, उसके ऊपर एयर प्रेशर का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक वेइंग टूल है, वजन मापने के लिए जो मशीन आती है वो है, और ये जो यहाँ पर नॉर्मल एयर प्रेशर टेम्परेचर है, उस एयर प्रेशर पर अगर मैं अपना वजन करता हूं तो मेरा वजन 78 kg आता है, ठीक है। पर अगर मैं 2 पास्कल के टेम्परेचर पे किया, 2 पास्कल के एयर प्रेशर पे मैंने अपना वजन किया, तो 2 पास्कल के केस में वहां पर जो प्रेशर इतना है, अगर मैं वहां पर मेजर करूं तो मेजर करने के बाद में कितना आता है, ये चेंज हो जाएगा। और चेंज होके कितना हो जाएगा? समझो ये हो जाता है 78 की जगह पे 73 हो जाता है। तो प्रेशर के साथ में क्या हो गया? वो जो वेइंग मशीन है वो चेंज हो गया। तो ऐसी मशीन हमको चलेगी क्या कि जहां प्रेशर चेंज हो और वो आपको माप अलग दे देगी? Whether we will accept such kind of machine? No, we cannot accept such kind of machine. To accept, what we need is, it should be temperature and pressure resistant, एक तरह से बोल सकते, उनके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का फर्क पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, इट शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम का फर्क उसके पे नहीं पड़ना चाहिए। यदि मैं अगर आपको बोलूं कि यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आता है, पर आप इस एरिया को छोड़ के जाओ, ठीक है, और तो गांव साइड में चले जाओ, और गांव साइड में जब आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको बोल रहा है कि 1 किलोमीटर में 700 मीटर है। जब 1 किलोमीटर में आपको 700 मीटर बोलेगा, या 1 किलोमीटर में आपको 1200 मीटर बोलेगा कहीं पर, यानी आपका जो यूनिट है वो एरिया स्पेस के हिसाब से चेंज हो गया, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? वो वेरिएबल है, इट चेंजेस, एंड इट चेंजेस अलॉन्ग विथ व्हाट? इट चेंजेस अलॉन्ग विथ स्पेस। स्पेस के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। फिर इट चेंजेस अलॉन्ग विथ टाइम, मतलब कुछ टाइम निकल गया तो चेंज हो गया। जैसे आपने अभी समझ लो आज मेजर किया तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, 1 kg में 1000 ग्राम है, और जब आप इसको 1 साल बाद करते हो तो वो चेंज हो जाएगा यूनिट, क्योंकि वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और वो कंडीशंस अगर चेंज होगी तो यूनिट भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग आज जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज की कोई वैल्यू निकाली है, वो 1 साल बाद चेंज हो जाएगी। तो ऐसे यूनिट को हम एक्सेप्ट करेंगे क्या? यानी आपने कोई फ्लैट लेने के लिए किसी बिल्डर से बात किया, और बिल्डर ने आपको 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट देने के लिए बोला, और आज 1000 स्क्वायर फीट कुछ लेंथ है, और 1 साल बाद वो चेंज हो जाएगा, तो फिर तो वो 1000 की जगह आपको 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट दे सकता है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सब काम। सो व्हाट वी नीड इज यूनिट शुड
not change with time. It should not change with time. It should not change with space. It should not change with pressure, temperature. ठीक है? और वो जितना हो सके उतना क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए. ठीक है? नेक्स्ट, इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल. तो रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए. यील्ड रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए मतलब कैसा? आपका एक स्केल टूट गया, फूट गया, गुम हो गया, चोरी हो गया, तो आप क्या करते हो? दूसरी स्केल लेके आते हो, दूसरा प्रोटेक्टर लेके आते हो. ठीक है? तो ये कब हो सकता है? जब वो फिर से बनता हो. अगर वो फैक्ट्री में फिर से बनेगा नहीं तो फिर से आपको मिलेगा नहीं. यानी कोई यूनिट है और कोई एक चीज है कुछ मापने के लिए और वो एक ही है, दूसरी नहीं है, तो वो काम आएगी क्या सबको? अगर मैं कहूं कि घड़ी सिर्फ एक स्टेट में एक ही आदमी के पास रहेगी तो टाइम का मेजरमेंट कैसे होगा? चलेगा क्या? डे टू डे लाइफ इजीली होगी क्या? घड़ी कैसे होनी चाहिए? सबके पास होनी चाहिए. ठीक है? तो आज घड़ी सबके पास है. घड़ी नहीं है तो कोई ना कोई तरीके से आसपास किसी के पास मोबाइल होता है, वो पता चल जाता है टाइम. जहां आदमी है वहां पे टाइम का मेजरमेंट आराम से हो जाता है. तो ये तब पॉसिबल है जब यूनिट जो है वो रिप्रोड्यूसिबल हो. तो यूनिट कैसा होना चाहिए? रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए. और फिर इट शुड बी नॉन पेरिशेबल. नॉन पेरिशेबल मतलब सड़ना नहीं चाहिए. नॉन पेरिशेबल मैं बोलूँ आपका यूनिट जो है, आपकी स्केल है, उसको आपको कंपास बॉक्स पे रखना है और उसके अंदर रेफ्रिजरेशन होना चाहिए, ठंडा टेम्परेचर मेंटेन करके 16 डिग्री का, नहीं तो भाजी सब्जी के जैसे सड़ जाएगी. तो आपको ऐसी स्केल चलेगी क्या? नहीं. हमको कैसा चाहिए? उसके ऊपर वो नॉन पेरिशेबल होना चाहिए. उसके अंदर कोई लिविंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. आपने स्केल को काजू बादाम खिलाया और स्केल जो ग्रो हो गई, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की स्केल 20 सेंटीमीटर की होगी, नहीं. इट शुड नॉट बी इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल. वापस बननी चाहिए और वो सड़नी नहीं चाहिए. नॉन पेरिशेबल. ठीक है? देन इट शुड बी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड. उसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए. खाली मानना नहीं चाहिए कि हाँ है, रिकॉग्निशन नहीं, उसको एक्सेप्टेंस भी, हाँ उसको एक्सेप्ट भी करने चाहिए. ठीक है? तो कोई भी यूनिट को हम स्टैंडर्ड तब बोलेंगे जब उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हो, पहचानते हो और मानते भी हो. ठीक है? तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए, स्पेस और टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, वो रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, नॉन पेरिशेबल होना चाहिए और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्टेड होना चाहिए. अब इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हो कि वो और कोई कंडीशन में भी वेरी नहीं होनी चाहिए. इनवेरिएबल इन एनी कंडीशन. इनवेरिएबल इन एनी कंडीशन. इनवेरिएबल इन एनी कंडीशन मतलब किसी भी रीजन से वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. अब देखो हमने कुछ कंडीशंस दे दी, टेम्परेचर, प्रेशर दे दिया, स्पेस टाइम दे दिया, और भी कंडीशंस दे सकते. पर अगर हमारे कंडीशन देने के बाद भी ऐसा कुछ निकल जाए जिसकी वजह से यूनिट की वैल्यू चेंज होती है तो वो भी नहीं चलेगा. आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास में ये कंडीशंस के अलावा अगर और कोई भी कंडीशन है जिस वजह से यूनिट की वैल्यू अगर चेंज हो सकती है तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट. ठीक है?